प्रेजेंटेशन विजिबल है सबको? यस मैम। आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की। Yes, ma'am. Okay. Ma'am, it's visible. हाँ? Okay, शुरू करें। So yesterday we were studying about the various prenatal stages, है ना? हमने एम्ब्रियोनिक की, जर्मिनल की बात करी, देन एम्ब्रियोनिक की बात करी, लेयर बाय लेयर हमने वो सब डिस्कस किया। Today we are starting from the fetal stage under the phase of prenatal development. Now, once the all cell differentiation is completed, now it's time for the embryo to enter the next stage, जब उसको हम fetus बुलाते हैं। ठीक है, सब डिफरेंशिएशन हो गया है, कब किससे क्या कौन सा बॉडी पार्ट जनरेट होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, तो बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद वो फीटल स्टेज में जाएगा। दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम ड्यूरिंग द 9th वीक अंटिल द बर्थ। तो ये लास्ट स्टेज है, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो द बीइंग इज ऑलमोस्ट रेडी, तैयार हो जाता है सब विद ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज है, फीटल स्टेज। यहाँ पे दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। वी स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम हेयर, जाइगोट से, then the cell kept dividing, 2 stage, 4 cell stage, 8 cells, 16 तक, then blastocyst, फिर जो था आपका फीटस के वेरियस स्टेजेस शुरू हो गए। ठीक है, 4 weeks, 10 weeks, 16 weeks and 20 weeks, like this. तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया था बॉडी के अंदर, although this is embryonic stage. Once differentiation is completed, call it as fetal stage. So the early body system and structure established in the embryonic stage continue to develop. ठीक है, जो चीजें बन रही थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो यहाँ पे they just continue to further proceed, आगे बढ़ती रहती है। Now at this एक important structure बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब, यानी कि it is part of your central nervous system. So it develops in the brain and spinal cord, और फिर क्या होगा, न्यूरॉन्स कंटिन्यू टू फॉर्म, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम रेडी हो रहा है अभी। ठीक है, वंस दीज न्यूरॉन्स हैव बीन फॉर्म, so आप न्यूरॉन्स भी जब बन जाते हैं उसके बाद वो अपनी अपनी जगह पे माइग्रेट करते हैं जहां जहां उनको होना चाहिए। ओके, synapses or the connections between neuron also begin to develop, and gradually जब वो अपनी अपनी जगह जाके चले जाएंगे, उनको मसल्स में जाना है, एस्टैब्लिश होना है, सेंसरी में जाना है, किसी को रिसीवर एंड पे जाना है, जब वो अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे उसके बाद करेक्ट साइनॉप्सिस, जो भी उनका रिलेशनशिप उनको एस्टैब्लिश करना है बॉडी में, उस संचार के लिए वो एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके, नाउ बिटवीन 9th and 12th वीक की बात हो रही है। हाँ, 9th and 12th week, reflexes begin to appear and the arms and legs start to move. तो इतने हफ्ते पर, 9 से 12वें हफ्ते तक, ठीक है, रिफ्लेक्सेस आने लगते हैं बच्चे में, छोटे छोटे जेस्चर्स आने लगेंगे, उसके हाथ पैर हिलने लगेंगे। ओके, लेकिन वो मूवमेंट्स फील नहीं कर सकते हम इतनी जल्दी, वो मूवमेंट्स हमें फील नहीं होते हैं, बट बच्चे में होते हैं वो मूवमेंट्स। ड्यूरिंग दिस सेम टाइम सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू डिफरेंशिएट, इसी टाइम पे उस बच्चे के सेक्स ऑर्गन्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। नाउ बाय 16th वीक, ठीक है, 16th वीक व्हाट विल हैपन, फीटस का साइज इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 इंचेस लॉन्ग, फिंगर पूरे बन जाएंगे, फिंगरप्रिंट्स विजिबल हो जाएंगे। ठीक, by the time the fetus reaches 6th month of development, 24th week में जब वो 6 महीने तक पहुंचता है, it weighs up to 1.4 pound, मतलब नॉर्मल वेट है ये।
हियरिंग हैज डेवलप्ड, सुनने की ताकत उसमें आ जाती है, वो सुनना शुरू करता है बाय दिस टाइम. सो द फीटस कैन रिस्पॉन्ड टू साउंड्स. तो आप देख सकते हैं वो जो कहते हैं कि बच्चे कैन एक्चुअली लर्न इन द वूम. ठीक है, तो ये जो साउंड्स के थ्रू अगर हम कहते हैं ना वो सीख रहे हैं, अगर हम कुछ बोले तो वो सुनते हैं, सीखते हैं, तो वो भी इसी स्टेज में होता है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 24th वीक में जब वो सुन सकते हैं आपकी बात. and they can even respond to certain sounds in their environment. So here you can see fetal stages में 9th week से हमने कहा था शुरुआत होगी. 9 weeks fetal stage begins. 9th वीक से fetal stage शुरू हुई. 12th वीक तक सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंशिएट होने लगे. 16th वीक तक फिंगर्स एंड टोज डेवलप हुए. 20 वीक्स में उसका हियरिंग भी शुरू हो गया. 24th में उसके लंग्स बनने लगे. 28 में ब्रेन ग्रो होने लगा. 32 वीक में बोन डेवलप हो जाती है. 6 वीक में मसल्स डेवलप हो जाते हैं एंड 40 वीक्स में फुल टर्म डेवलपमेंट हो जाता है. ओके, these are the various stages. नाउ ये जो जितना हमने पूरा फीटल स्टेज हम देख रहे हैं थ्रू आउट दिस मैम ब्रेन. हाँ जी, मैम 1 मिनट के लिए पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए. हाँ जी. मैम 1 मिनट के लिए पीछे वाली स्लाइड खोल दीजिए. डन मैम. ओके, तो ये जो हम फीटल स्टेज पढ़ रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी ब्रेन ग्रो होता रहता है, डेवलप होता रहता है एंड द साइज डबल्स अप. 6 से 28 वीक आते आते ब्रेन का साइज भी डबल हो जाएगा. ब्रेन ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड अलाउ द फीटस टू डेवलप न्यू बिहेवियर्स. ऑब्वियसली जब ब्रेन डेवलप हो रहा है तो बच्चे में नए बिहेवियर्स भी बनेंगे. cerebral cortex goes larger, fetus spend more hours awake. बच्चा जागने लगता है ज्यादा टाइम. Fetus move with more coordination, indicate more neural connection within the brain. Nervous system is controlling more bodily function and even personality begins to emerge in utero. तो जब ब्रेन डेवलप होना शुरू हो गया है तो ब्रेन के रिलेटेड फंक्शंस भी शुरू हो जाएंगे. वो ग्रेजुअली आपकी बॉडी पे कंट्रोल लाने लगेगा. अपने हिसाब से आपकी बॉडी काम करना शुरू हो जाएगी इंडिपेंडेंटली, राइट. तो ओवरऑल आपका जेनेटिक सिस्टम उस वक्त आपकी पर्सनालिटी भी डिटरमाइन करेगा. प्लस एनवायरनमेंट से जो बच्चा रिसीव कर रहा है इवन दैट विल मैटर. ओके, बाय 28 वीक्स थैलेमिक ब्रेन कनेक्शंस फॉर्म. ठीक है, थैलेमिक ब्रेन कनेक्शन, थैलेमस से कनेक्शन बन गए जो कि सेंसरी इनपुट से इंफॉर्मेशन लेता है, आगे भेजता है. फीटस कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइसेस. बच्चा आवाज तक पहचानने लगता है कि ये आवाज अलग है, ये अलग. सॉन्ग्स एंड सर्टेन साउंड्स आफ्टर बर्थ. ओके, तो मतलब इवन आफ्टर बर्थ बच्चा पहचानता है वो बातें, वो साउंड जो उसने ड्यूरिंग दिस फीटल स्टेज वूम के अंदर सुनी थी. मतलब होता है ना कभी कभी वो दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर सॉन्ग लगा दिया या कुछ बोला बच्चे को तो बच्चा इस किक की मूवमेंट करता है, किक कर रहा है बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न. लेकिन इवन आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न द सेम सॉन्ग, व्हेन द सेम सॉन्ग इज प्लेड तो डेफिनेटली ही विल शो सम सर्टेन मूवमेंट्स. ठीक है, तो वो रिमेम्बरेंस भी रहता है. fetus becomes sensitive to light as well. Growth begins to slow around 30 to 32 weeks, but small changes continue until birth. ठीक है, तो it goes on. 36 वीक्स के आसपास फीटल रेडी हो जाता है. उसका वेट 6 पाउंड होगा, इतने इंचेस लॉन्ग होगा. 37th वीक तक सारे सिस्टम डेवलप, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएंगे कि वो यूट्रस के बाहर रहने के लिए तैयार हो जाएंगे.
वेट उसका बढ़ता रहेगा, लेंथ भी बढ़ेगी 40 वीक्स तक, और उसके बाद ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होते हैं बच्चे के अंदर। सो अगेन दीज आर द की पॉइंट्स। वीक 9 से वीक 15 तक क्या क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो बर्ड्स अपीयर हो रहे हैं, आईलिड फॉर्म हो रही है, फीटस एक्टिव है, ब्रेन एक्टिविटी उसमें स्टार्ट हो जाती है। 16 से 26 वीक में ब्रेन, लंग्स में एल्वियोलाई भी बनेंगे, इंटरनल पार्ट्स ऑफ आईज एंड ईयर्स, आईब्रो, आईलैशेस, नेल्स, मसल्स, ये सब बन जाएगा। एंड देन 27 से 38 तक बॉडी फैट बढ़ेगा, बोन्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, हेड कोर्सर एंड थिकर, ठीक है, जो हेड के हेयर है, सर के बाल अच्छे हो जाएंगे, एंड ब्रेन इज कंटिन्यूअसली एक्टिव थ्रू आउट। ओके, now this is the critical period during fetal development. critical phases क्या क्या है? अगेन बात वही है जो हम कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, कब क्या डेवलप हो रहा है, लेकिन जिस फेज में जो चीज ज्यादा डेवलप हो रही है ना, वो ही ससेप्टेबल भी है किसी टॉक्सिन को लेके या एनवायरमेंटल इशू को लेके, या इट कैन बी इवन सम जेनेटिकल इशू। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये वीक्स बाय एज है ना, एज ऑफ एम्ब्रियो इन वीक्स, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3rd वीक है। 3rd वीक में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट डेवलप हो रहा है, दैट्स द ओनली थिंग यहाँ पे। तो ये हाईली सेंसिटिव पीरियड है, आप जितने आप स्क्रीन पर रेड स्ट्राइप देख रहे हो वो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। यानी कि सेंसिटिव होने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई म्यूटाजन या टेराटोजन, ठीक है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस एंटर करता है अगर यहाँ पे बॉडी में इस वक्त इस पॉइंट पे, तो ये बहुत ही इफेक्ट हो जाएगा एरिया, ठीक है, बच्चे के अंदर मेजर इश्यूज हो सकते हैं कुछ, राइट। तो दैट इज द थिंग, यहाँ पे जो पीरियड 1 और 2, जो 1st एंड 2nd वीक है, जिसमें हमारा जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, दे आर नॉट ससेप्टेबल टू एनी टेराटोजन, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट या फिर जेनेटिकल इफेक्ट वो यहाँ से डेवलप, यहाँ से दिखना शुरू होगा। देन 4th वीक में आप देखेंगे ये आईज, ये हार्ट, लिम्स, इवन इन 5th वीक, ठीक है, यही सारी चीजें बन रही हैं। 6th वीक ईयर एंड टीथ, 7th इज पैलेट, 8th is again ear, even the external genitalia will start। फिर फीटल पीरियड में एंटर कर गए 9 and 16, अगेन ब्रेन पे ज्यादा फोकस है यहाँ पे, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एंड बाद में तो बच्चा ग्रो कर ही रहा है, तो उसमें ब्रेन ही ब्रेन है जो फर्दर काम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो लास्ट की 2 स्टेजेस हैं इधर, यहाँ पर अगेन वो अगर जब बच्चा बन ही जाता है पूरा, तो वो उसकी ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस कम हो जाती है। ओके, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग है। ये जो आपको दिख रहा है इस तरफ, दीज आर टिल हेयर यहाँ तक 7th वीक तक मेजर कंजेनाइटल एनामलीज कैन फॉर्म, स्पेशली जो रेड में दिखाई गई है, यानी कि जेनेटिकल लेवल पे अगर कुछ दिक्कत आनी है तो वो शायद इस दौरान आ जाए, लेकिन फंक्शनल डिफेक्ट्स या फिर माइनर कंजेनाइटल एनामलीज वो इस जोन में आएंगी, ठीक है, इस स्टेज पे। मतलब यहाँ दिस इज थोड़ा सा सेफर जोन कि बच्चे के बाकी सारे बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा इशू होता नहीं है, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. Then we have one disorder here related to this growth phase that is called fetal alcohol spectrum disorder. So these are actually group of conditions. Spectrum बोला गया है ना, तो group of conditions हैं जो तब होती है
बच्चे में जब मदर ने बहुत अल्कोहल पी लियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, नाम क्या है, फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जब मदर ने अल्कोहल ली हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तब ये डिसऑर्डर होता है। These effects can include physical problems, problem with behavior and learning. Person with FASD has mix of these problems, ठीक है, मतलब मिक्स सिम्टम्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चे का पिक्चर है, स्मॉल हेड, एपिकेंथल फोल्ड्स लाइक दिस, फ्लैट मिड फेस, चीक्स मतलब दबे हुए हैं, स्मूथ फाइल्ट्रम, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये बहुत ही फ्लैट है, अंडर डेवलप्ड जॉ, थिन अपर लिप, शॉर्ट नोज, स्मॉल आई ओपनिंग्स। ओवरऑल क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लो बॉडी वेट, पुअर कोऑर्डिनेशन, हाइपर एक्टिव बिहेवियर, डिफिकल्टी विद अटेंशन, पुअर मेमोरी, डिफिकल्टी इन स्कूल, learning disability, speech language delay, low IQ, poor reasoning, sleep sucking problems, vision hearing problem with heart kidney bone, shorter than average height, small head size, abnormal facial features. So all these are symptoms of this spectrum, ठीक है, and a child can possess a combination of these. ऐसा नहीं है सब में सारे symptoms होंगे। So this particular disease is disorder is diagnosed on the base of particular symptoms, okay? और उसके basis 3 categories हैं. One is fetal alcohol syndrome, another is alcohol related neurodevelopmental disorder, alcohol related birth defects, so आप देखेंगे this is fetal alcohol syndrome, ठीक है, ये ARND alcohol related neurodevelopmental disorder ये वाला है, and alcohol related birth defect, ठीक है, I guess इसकी बात कर रहे हैं। What happens? These are the symptoms here: slow physical growth, facial abnormalities, and brain injury, ठीक है। In this fetal alcohol इसमें स्पेक्ट्रम में इधर फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाएगी, फेशियल अबनॉर्मैलिटी तीनों की तीनों होगी, शॉर्ट आईलिड, थिन अपर लिप, स्मूथ स्पाइट्रम, तीनों की तीनों फेशियल अबनॉर्मैलिटीज प्रेजेंट है। ब्रेन इंजरी, इम्पेयरमेंट इन मिनिमम ऑफ 3 एरियाज ऑफ फंक्शन, ब्रेन के कम से कम 3 एरियाज में दिक्कत आएगी फंक्शनिंग में, तो दिस इज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इन दिस पर्टिकुलर केस सो फिजिकल ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, फेशियल फीचर्स 2 of 3 आर प्रेजेंट, एंड अगेन इम्पेयरमेंट कम से कम 3 एरियाज ऑफ ब्रेन में होगा। ARND में फिजिकल ग्रोथ स्लो नहीं हो रही है, फेशियल अबनॉर्मैलिटी भी नहीं है, लेकिन वही है, ब्रेन के एटलीस्ट 3 एरियाज में फंक्शनिंग मिनिमल हो रही है। So this is the diagnosis within this thing. Is it fine to everyone? Yes, ma'am. Now we are moving towards another concept, very interesting concept, that is RH factor incompatibility. Okay, हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, राइट? होता है ना? तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है हमारे ब्लड ग्रुप में वो क्या है, वो है RH नेगेटिव या RH पॉजिटिव। RH फैक्टर बताता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, राइट? तो हम सबके अंदर RH फैक्टर रहता है, ओके। RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी तब होता है जब फादर का RH पॉजिटिव हो, मदर का नेगेटिव हो, तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? Because of all this, now the mother conceives a child और मदर का ब्लड नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड पॉजिटिव है। What will happen? जब भी हमारी बॉडी किसी फॉरेन मटेरियल को लेती है तो वो एंटीबॉडी जनरेट करती है,
जब भी हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन मटेरियल होता है, तो बेसिकली हमारी बॉडी क्या करती है, उस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को फॉरेन मटेरियल की तरह देखती है कि जरूर कुछ बाहर से आ गया है बॉडी में, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करने लगती है। ठीक है, तो जब वो उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी जनरेट करेगी, तो क्या दिक्कत आ सकती है, वो बच्चे को वहां पे मतलब एक्चुअली किल कर सकता है। एंटीबॉडी का काम ही है ना फाइट बैक, लड़ना जाके उस चीज के साथ। ऐसे ही होता है, हमें वैक्सीनेशन क्यों लगती है, इसलिए लगती है ना कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए और नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस हमें एंटीबॉडी से उस वायरस को अटैक कर दे। ठीक है, तो क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू फीटल आरएच एंटीजन, फीटल का जब आरएच एंटीजन नेगेटिव अगर या पॉजिटिव है वो आता है, मदर विल प्रोड्यूस एंटी आरएच एंटीबॉडीज, उस आरएच के फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करेगी मदर की बॉडी। ओके, और पहले वाले में तो फॉर्म हो गई एंटीबॉडी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, ऑलरेडी बॉडी को पता है, एंटीबॉडी पहले से ही है बॉडी के अंदर। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, जब बच्चा कंसीव होगा और अगर वो पॉजिटिव है तो वो एंटीबॉडीज उसको अटैक कर देंगी, वो प्लेसेंटा के थ्रू जाएंगी और बच्चे को अटैक कर देंगी और उसके ब्लड सेल्स डैमेज कर देंगी एंड फिर मिसकैरेज हो जाएगा। सो दिस इज RH इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. Any doubt to anyone till here? No, ma'am. Now, development during infancy. This is the beginning period for the child. Infancy we all know, ठीक है, starting period है, fastest period है, और बच्चे के जो शुरुआती 2 साल रहते हैं बहुत ही रैपिड ग्रोथ रहती है। ओके, ऑल्दो हर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड डेवलप एट इट्स ओन रेट एंड पेस, सबका अपना पेस होता है, बट एक ऑर्डरली पैटर्न फॉलो होता है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो होता है, लाइक जिसको हम बोलते हैं सेफ्लोकॉर्डली। इसका मतलब है डेवलपमेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम हेड टू टेल, डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होती है और नीचे तक जाती है, एंड proximodistally, which means from trunk to extremes, like पहले हैंड में मूवमेंट आएगी देन फिंगर्स में आएगी। ठीक है, तो दैट इज proximodistally, from trunk to extremes, cephalocaudally from head to tail। ठीक है, तो इस पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड भी बोला जाता है, बर्थ से 2 ईयर तक ये पीरियड है। यहाँ पर बच्चे अपना एडजस्टमेंट पीरियड खत्म कर लेते हैं शुरुआती वीक्स में ही। इन्फेंसी पीरियड इज प्लेटो इन डेवलपमेंट, थोड़ा सा एक प्लेटो फॉर्मेशन रहता है, which took place during the prenatal period suddenly come to a stop with birth। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था ना, when the child was there in the womb, तब तो काफी रैपिड ग्रोथ चल रही थी उसकी, है ना, बहुत सारा ग्रोथ चल रहा था अंदर, कुछ कुछ चले ही जा रहा है। थोड़े टाइम के लिए when the child is born वो चीजें रुक जाती है। ओके, वो जो अंदर चल रही थी हलचल वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, उसके बाद ग्रेजुअली नया फेज शुरू होता है। एंड द इन्फेंसी पीरियड आल्सो डिसाइड्स, ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। कहते हैं ना बचपन से ही पता चलना लग जाता है, इन्फेंसी पीरियड से ही, कि बच्चा कैसा होगा काइंड ऑफ। तो इन्फेंसी पीरियड में हाउ द चाइल्ड रिएक्ट्स, बिहेव, तो वो काफी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं आगे की। मतलब डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज फॉलो कर रहा है कि नहीं। इट इज कंसिडर्ड पीरियड फुल ऑफ हैजार्ड इन टर्म ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। तो ऑब्वियसली बच्चा नए नए एनवायरमेंट में आया है, तो चाइल्ड हैज टू गो थ्रू ऑल दीज फिजिकल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। 4 मेजर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड आर टेम्परेचर चेंजेस, क्योंकि जब वो बच्चा यूट्रिन सैक में है तो वहां पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रहता है मेंटेन। ठीक है, लेकिन जब बच्चा बाहर आता है हॉस्पिटल में
या घर पे, तो वहां का टेम्परेचर हमारा 60 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो चाइल्ड हैज टू बियर दिस टेम्परेचर चेंज। आप देखो ना, हमें नॉर्मली भी जब टेम्परेचर चेंज होता है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आती है, तो वी गेट अफेक्टेड बाय इट, सर्दी खांसी जुकाम लगना शुरू हो जाता है एकदम, ठीक है। तो इवन चाइल्ड, बच्चा भी एक अलग टेम्परेचर में शिफ्ट होता है, तो चाइल्ड हैज टू फेस सर्टेन थिंग्स। अनदर थिंग हेयर इज ब्रीदिंग। तो अम्बिलिकल कॉर्ड पहले था, जिससे वो मदर से कनेक्टेड था और सब ऑक्सीजन वगैरह ले रहा था। अब अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाती है, अब उसको अपने आप ब्रीथ करना है। अनदर चेंज, sucking and swallowing. Infant must now get nourishment by sucking and swallowing. पहले उसको मुंह नहीं चलाना पड़ रहा था, सब खुद मिल रहा है उसको, सब डायरेक्ट उसके ब्लड में जा रहा है, ठीक है। तो वो सकिंग एंड स्वॉलोइंग सीखता है अपने आप, मतलब ग्रेजुअली, इंस्टिंक्ट से ही आता है, बट वो सीखता है कैसे खुद को नरिश करना है। एलिमिनेशन, इन्फेंट organs of elimination begin to work soon after birth. तो बर्थ के बाद ही उसके ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन भी काम करते हैं, शुरू में नहीं। शुरू में तो अगेन जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब विद इन द वूम उसको जरूरत नहीं पड़ती है, बट अभी उसको ये सब खुद करना है, ठीक है। तो these are the major changes child faces after birth. Now from birth to 4 weeks हम बच्चे को नियोनेट कहते हैं। उसके बाद इन्फेंसी पीरियड चलता है टिल 18 मंथ्स तक, ओके। ना नियोनेट्स इतने, ये जो 4 हफ्ते का पीरियड है, they have ability to perceive and respond to some parts of their world in an organized and effective way, ठीक है। तो they already know how to react, how to behave, थोड़ा बहुत उनको इंस्टिंक्चुअल आइडिया रहता है। And this is important topic here, reflexes. इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। Reflexes are innate automatic response. Innate अंदर से आ रहे हैं, inherited है, automatic अपने आप हो रहा है to a particular stimulus. किसी स्टिमुलस पे बच्चा क्या रिस्पॉन्स करेगा वो उसके रिफ्लेक्सेस से पता चल जाएगा, जो कि इनेट है, हमने नहीं सिखाया है। This is the whole chart of reflexes, newborn reflexes. First reflex is eye blink. आई ब्लिंक, बच्चा आंख झपकता है, ठीक है। स्टिमुलेशन, जब भी उसको ब्राइट लाइट मिलती है, वो क्लैपिंग करते हैं उसके हेड के पास, तो वो फटाफट आंखें बंद कर लेता है, ये हमेशा रहता है। आई ब्लिंक हमें आज भी है। इट प्रोटेक्ट इन्फेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन, ओके। जब कुछ ऑब्वियसली कुछ ज्यादा स्टिमुलेटिंग चीज आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो आंखें बंद करना हमें हेल्प करता है। रूटिंग, स्ट्रोक चीक नियर द कॉर्नर ऑफ माउथ, बच्चे के मुंह के पास हाथ लगाते हैं तो वो एकदम वो आपका फिंगर को सक करने लगता है, राइट। हैव यू ट्राइड दिस? थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे करते हैं तो वो एकदम आपकी उंगली पकड़ लेगा, सक करने लगेगा। Yes, ma'am. हेड टर्न टुवर्ड द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, उसका रिस्पॉन्स होता है, जहां जो हाथ लगाएगा उस फेस उस तरफ कर लेगा। 3 weeks become voluntary head turning at this time. तो ये इसका 3 हफ्ते तक तो ये रहती है ये चीज बच्चे में। हेल्प इन्फेंट विद द निपल, तो यानी कि बच्चे को सकिंग करने में अपने फूड के लिए हेल्प मिलती है ड्यू टू दिस रिफ्लेक्स। सकिंग, प्लेस फिंगर इन इन्फेंट्स माउथ, इसमें एक्चुअली हमने फिंगर माउथ में ही रख दी है, तो और वो फिंगर को सक करना शुरू करेगा, ओके। रिप्लेस बाय वॉलंटरी सकिंग आफ्टर 4 months, 4 महीने तक बच्चा ऐसे करेगा, उसके बाद वो खुद से सक करना सीख जाता है। मतलब वो क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्चुअल नहीं रहता, फिर उसको पता है कब मुझे करना है कब नहीं करना है, ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं होता है। एंड देन ऑब्वियसली दिस विल हेल्प हिम इन फीडिंग। स्विमिंग, आपने वीडियोस देखी हैं, बहुत वायरल होते हैं आजकल, वो छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं, पानी में डालते हैं, वो खुद ही पलट जाते हैं। They learn how to swim. Have you seen? यस मैम। तो अगर इन्फेंट को फेस डाउन करके पूल पानी में डाला जाए
तो बच्चा अपने आप पैडल करता है, ठीक है, स्विमिंग के लिए किकिंग करता है। तो ये 4 to 6 मंथ्स तक आप ये देख सकते हैं बच्चे में, नेचुरल है, ठीक है। अभी अभी कोई बोलेगा अगर मेरे को स्विमिंग नहीं आती है तो अभी शायद आई कांट डू सो, बट छोटे बच्चे के अंदर वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, 6 महीने तक वो ऐसा ऑटोमेटिक करेगा। इट हेल्प इन्फेंट सर्वाइव इफ ड्रॉप्ड इनटू वाटर। तो अगर गलती से बच्चा कहीं पानी में गिर जाता है तो वो ये स्टिमुलस, ये रिफ्लेक्स सॉरी, उसको मदद करेगा सर्वाइवल के लिए। मोरो रिफ्लेक्स बहुत फेमस है ये मोरो रिफ्लेक्स। होल्ड इन्फेंट हॉरिजॉन्टली ऑन बैक एंड लेट हेड ड्रॉप स्लाइटली। हम पीछे रखते हैं बच्चे को और प्रोड्यूस अ सडन लाउड साउंड अगेंस्ट सरफेस सपोर्टिंग द इन्फेंट, और आवाज हमने जनरेट करी। Infant makes an embracing motion by arcing back, extending legs, throwing arms outward and then bringing arms towards the body. ठीक है, तो बच्चा अपने हाथ पैर फेंकता है और फिर वापस लेकर आता है। 6 months तक ये आप देख सकते हैं। In human evolutionary past may have helped infant cling to mother. तो कह रहे हैं कि हो सकता है पहले इस रिफ्लेक्स ने बच्चे को हेल्प करी हो मदर के साथ रहने के लिए। पामर ग्रैप्स, बच्चा ऐसे पकड़ता है किसी भी चीज को। प्लेस फिंगर इन हैंड, बच्चे के हाथ में आप फिंगर दीजिए, वो बहुत तेज उसको पकड़ता है, उसके पाम के अगेंस्ट प्रेस कीजिए, चाइल्ड विल होल्ड योर फिंगर। Infant spontaneously grasp finger 3 to 4 months. Prepare infant for voluntary grasping. तो ये हमें in future voluntary grasping के लिए child को prepare करेगा। Tonic neck, बच्चा ऐसे गर्दन करता है। Turns baby's head to one side while infant is lying awake on the back. पीठ के बल बच्चा लेटा है, मतलब प्रॉपर लेटा है, lie down, लेकिन अपना जो नेक है वो पूरा टर्न करेगा वो। Infant lies in a fencing position. One arm is extended in front of eyes and other arm is flexed. 4 month तक आप ये देख सकते हैं। May prepare infant for voluntary reaching. Later on यही रिफ्लेक्स है जो बच्चे को वॉलेंट्री किसी चीज की तरफ बढ़ने में मदद करता है। Stepping. Hold infant under arms and permit bare feet to touch a flat surface. Okay? तो बच्चे को हमने ले लिया हाथ में और उसका जो क्या बोलते हैं फीट है, ठीक है, उसको हम किसी फ्लैट सरफेस से टच कराते हैं। इन्फेंट टिल्ट्स वन फुट आफ्टर अनदर इन स्टेपिंग रिस्पॉन्स, बच्चा ऐसे ऐसे करता है पैरों से। 2 months in infant who gain weight quickly, sustained in lighter infants. ठीक है, 2 महीने तक ये आप देख सकते हैं। प्रिपेयर इन्फेंट फॉर वॉलेंट्री वॉकिंग, बाद में यही रिफ्लेक्स वॉकिंग के लिए प्रिपेयर करेगा। बेबिन स्काई, स्ट्रोक सोल ऑफ फुट फ्रॉम टो टूवर्ड्स हील, बच्चे का जो फुट है टो से हील की तरफ ऐसे आप स्ट्रोक करो, ऐसे लाइक दिस। टोज फैन आउट एंड कर्ल द फुट, ट्विस्ट इन, ऐसे करेगा बच्चे अपने पैरों को ट्विस्ट। 8 to 12 months तक ये होगा और इसका एक्चुअली कोई फंक्शन अभी तक पता नहीं है, अननोन कैटेगरी में है। सो दीज आर द रिफ्लेक्सेस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। रूटिंग, जहाँ पे वो चीक हम स्ट्रोक करते हैं, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, हेड टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ टच, जहां टच हुआ वहां सर घुमाएगा। इन्फेंट ओपन्स हिज और हर माउथ फॉर फीडिंग, और अपना मुंह खोलना शुरू कर देगा, ठीक है। ग्रिपिंग, दिस ऑल्सो वी नो ना, बच्चे को हाथ 2 उंगली देते हैं तो वो बहुत कस के पकड़ लेता है। टो कर्लिंग, स्ट्रोक करते हैं ऊपर से नीचे तो वो टोस को कर्ल करता है। मोरो और स्टार्टल, कोई सडन सा नॉइस या मूवमेंट होता है तो बच्चा ऐसे रिस्पॉन्ड करता है, वो बताया नहीं था, हाथ पैर फैला के पूरा स्टार्टल रिस्पॉन्स, इसको मोरो रिस्पॉन्स, मोरो रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। गैलेंट, सो दिस इज स्ट्रोकिंग ऑफ द इन्फेंट्स लोअर बैक, लोअर बैक को हम स्ट्रोक कर रहे हैं ऐसे। द इन्फेंट कर्व्स टुवर्ड द साइड दैट वाज स्ट्रोक्ड, जहां स्ट्रोक किया उसके नेक्स्ट साइड को मूव करेगा। एंड लुक्स लाइक अ फेंसर व्हेन डूइंग सो, ठीक है। तो दीज आर लाइक रिफ्लेक्सेस। ये टोनिक नेक है, इस तरीके का दिखता है। ग्रास्प रिफ्लेक्स यू नो,
This is stepping wala reflex and this is crawling reflex also. There are like certain these reflexes. तो ये जो बेसिक रिफ्लेक्स है ना बर्थ वाले, मोरो है, रूटिंग है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं. मतलब एटलीस्ट वन क्वेश्चन कुड बी फ्रेम फ्रॉम दिस एरिया. ओके, इज इट फाइन टू एवरीवन टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. इन्फेंट्स के स्टेट्स ऑफ अराउजल. ठीक है, बच्चे का स्लीप साइकिल अभी हम समझते हैं. स्टार्टिंग स्टेजेस यहाँ पे रेगुलर नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्लीप. ठीक है, आंखें अभी मूव नहीं कर रही हैं, वो वाली रेगुलर स्टेट है. यहाँ पे बच्चा इज एट फुल रेस्ट, शो लिटिल और नो बॉडी एक्टिविटी, eyelids are closed, no eye movement occur, face is relaxed, breathing is slow and regular. ठीक है, डेली ड्यूरेशन इन न्यूबॉर्न 8 to 9 आवर्स बच्चा इसी पोजीशन में रहता है, सोता रहेगा शुरुआत में. ठीक है, इरेगुलर रैंडम आई मूवमेंट स्लीप. जब रैंडम आई मूवमेंट शुरू होता है तो बच्चे के लिम्स मूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे झटका भी खाता है कभी कभी बच्चा. ठीक है, फेशियल ग्रीमेसिंग ऑकर, फेशियल एक्सप्रेशंस भी आते हैं सोते सोते. आईलिड्स बंद होती हैं लेकिन फिर भी आंखें अंदर कभी कभी मूव करती रहती हैं. ब्रीदिंग इज इरेगुलर. ब्रीदिंग यहाँ पे क्योंकि ये REM स्लीप है तो इरेगुलर होती है, और यहाँ इस फेज में भी बच्चा 8 to 9 आवर्स रहता है. देन ड्राउजीनेस स्टेट, जब बच्चा चिड़चिड़ा नहीं हो जाता, उसको पता चल जाता, मतलब हमें पता चल जाता है कि भाई उसको नींद आ रही है. Infant is either falling asleep or waking up. Body is less active than in irregular sleep, but more active than in regular sleep. ठीक है, eyes open है, eyes open and close. When open, they have a glazed lock. Breathing is even but somewhat faster than in regular sleep. ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी uneven breathing है, ऑल्दो लेकिन रेगुलर स्लीप जैसी नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्लीप एक रिलैक्स स्टेट है. यहाँ पे बच्चा इज लाइक अबाउट टू स्लीप वाली स्टेट में है. इसका टाइमिंग वेरी करता है. क्वाइट अलर्ट स्टेट होती है जब बच्चे की बॉडी इज क्वाइट अलर्टनेस, व्हेन द इन्फेंट्स बॉडी इज रिलेटिवली इनएक्टिव विद आईज ओपन एंड अटेंटिव. आंखें खुली हैं लेकिन बॉडी नहीं इतना एक्टिवली. ब्रीदिंग नॉर्मल है 2 to 3 hours. And then waking activity and crying. Infant shows frequent burst of uncoordinated body activity. Breathing irregular होती है, face relaxed और tense भी हो सकता है. Crying may occur. तो ये एक फेज है बच्चे का जब कभी भी रोने लगेगा. तो ये 1 to 4 hours. बाकी टाइम बच्चा ज्यादातर सोता है, छोटा बच्चा. ठीक है, This phenomena is sudden infant death syndrome. इसमें क्या होता है, बच्चा सोते सोते ही मतलब उसका डेथ हो जाता है. Why? Because वो क्या होता है, कभी कभी वो इस पोजीशन में सो रहा होता है कि उसका ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो उस बिकॉज ऑफ दैट उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो देयर इज सडन डेथ. ओके, इसलिए इसको कॉट या क्रिप डेथ भी बोलते हैं. ऑल्दो बहुत एक्सप्लेनेबल रीजंस नहीं है इसके, लेकिन अगेन वही है, जब बहुत एक्सप्लेन ना कर पाओ और फर्स्ट ईयर में बच्चा इस तरीके से सोते सोते एक्सपायर हो जाए, देन वी कॉल इट एज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. तो दिस इज द वन एक्सप्लेनेटरी रीजन यहाँ पे कि हाउ इट ऑकर्स. बच्चा इस पोजीशन में लेट गया है, ठीक है, पलटता पलटता, एंड यहाँ पर क्या होगा, उसको ब्रीदिंग कैपेसिटी नहीं मिलेगी. ओके, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इस पोजीशन की वजह से, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो वो अराउज भी नहीं हो पाएगा. देन हाइपोक्सिक कोमा, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कोमा. ब्रेडिकार्डिया एंड गैस्पिंग, यानी कि सांस लेने की कोशिश, सांस नहीं आ रही है. ब्रेडिकार्डिया, हार्ट को ब्लड नहीं पहुंच रहा है. फेलियर ऑफ ऑटो रिससिटेशन रिजल्टिंग इन डेथ, यानी कि अगर बच्चे को रिवाइव करने की भी कोशिश की जाए ना, वो भी नहीं हो पाता है,
तब वो डेथ को लीड करता है. तो दिस इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. ओके. और इस पूरे पाथवे को एक्चुअली नंबर ऑफ जेनेटिक फैक्टर एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. इज इट फाइन टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what are the characteristics of neonates? जो छोटे बच्चे हैं उनके फीचर्स हम कैसे टेस्ट करते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं पहले, और फिर देखते हैं कैसे टेस्ट करते हैं. There is one scale called Apgar scale. ठीक है, जो बचपन में बाय बर्थ, बाय एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों पे देते हैं. इट मेजर 5 साइंस हेल्थ के लिए. कौन कौन से 5 चीजें मेजर करेगा? अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी लेवल, रेस्पिरेटरी एफर्ट. ये 5 चीजें टेस्ट होती हैं. स्कोर मिलता है 0 से 10. 7 और अबव स्कोर मतलब नो डेंजर, और 4 और बिलो अगर मिलता है यानी कि कोई डेंजर है, इमीडिएट अटेंशन नीडेड है. बाय 1 मिनट आफ्टर बर्थ मोस्ट बेबीज रीच 8 to 10. जनरली नॉर्मल बेबीज का स्कोर 8 to 10 रहता है ओवरऑल, और अगर कुछ भी कहीं इश्यू है तो वहां पर फिर उसको ध्यान दिया जाता है. प्रेजेंटल नियोनेटल बिहेवियरल असेसमेंट स्केल इसके लिए यूज हो सकता है. एक और स्केल, ठीक है. इट मेजर रिफ्लेक्सेस एंड बिहेवियर इन 4 एरियाज. ये 4 एरियाज में बच्चे के रिफ्लेक्सेस चेक करेगा. मोटर बिहेवियर बच्चा कर पा रहा है कि नहीं, हाथ पैर मूव जो चाहिए. रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं. अडेप्टिव बिहेवियर, कंट्रोल ओवर फिजियोलॉजिकल स्टेट, तो उसके फिजियोलॉजिकल स्टेट पे उसका कितना कंट्रोल है. तो ये है आपका एपगार स्केल, ठीक है, जिससे एपगार स्कोर जनरेट होगा जो बच्चे को एक्सेस करता है इन 5 चीजों पे: अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन. ठीक है, यहाँ पे देखो स्कोर 1, 2 एंड 0. तो अगर बच्चा ऐसा दिख रहा है, पेल और ब्लू कलर का है, 0 स्कोर मिलेगा. एक्सट्रीमिटीज उसकी ब्लू है तो 1 मिलेगा. अगर बच्चा हेल्दी है तो 2 स्कोर मिलेगा. पल्स, नो पल्स 0 स्कोर. 100 से कम है उसकी पल्स तो 1 है, और अगर 100 से ज्यादा है तो नॉर्मल है अगेन बच्चा. ग्रिमेस, फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर इट इज क्राइंग तो कहते हैं ना बच्चा रो रहा है यानी कि ठीक है भाई, नॉर्मल है. ठीक है, तो वो नॉर्मल चीज है. पर अगर बच्चा की आवाज नहीं ढंग से आ रही है थोड़ा, तो वो वीक स्कोर है यहाँ पे. और अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, आप कुछ भी स्टिमुलस दे रहे हो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो 0 स्कोर है. एक्टिविटी मूवमेंट, अगर बच्चे में एक्टिव मूवमेंट्स हैं तो स्कोर 2 है. अगर आर्म्स और लेग्स उसकी फ्लेक्स है, तनी हुई है, मूव नहीं कर रहा है तो 1 स्कोर, और बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहा है तो 0 स्कोर. रेस्पिरेशन, अगर अच्छे से दिल खोल के रो रहा है तो गुड, 2 स्कोर, और स्कोर 1 इज अगर आपका बच्चे का रेस्पिरेशन थोड़ा स्लो है, इरेगुलर है, और 0 स्कोर अगर वो ब्रीदिंग ही नहीं कर पा रहा है. दिस इज एपगार स्कोर जो इनिशियली चाहिए होता है. आपने देखा है ना कि कभी कभी बच्चा पैदा होता है और उसको पैदा होते ही किसी उसमें रख देते हैं, केयर में रख देते हैं, है ना, मदर वगैरह को देने की बजाय उसको एक केयर में रख देते हैं कि अभी समथिंग ma'am. इज नॉट फाइन, या ऑक्सीजन पे काम होना है या कुछ है, तो बच्चे को एकदम उस केयर, प्रॉपर केयर में रख देंगे कि हाँ भी 3-4 दिन लगेंगे, बच्चा नॉर्मल हो जाए फिर आपको देंगे. ठीक है. Yes, ma'am. दिस अदर स्केल जो हमने पढ़ा था, so this assessment measure hospital use in the first few days. 28 measures are grouped in 7 clusters. 28 measurements करता है ये, उसको उन्होंने 7 ग्रुप में डिवाइड करा है. इसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, सोशल रिस्पॉन्सिवनेस का एग्जामिनेशन होगा, और बिहेवियरल कैपेबिलिटीज भी चेक की जाएंगी. नाउ दीज आर 28 मेजर्स जो हम बात कर रहे हैं, और ये 7 क्लस्टर्स हैं. तो मेजर्स का तो नहीं मैं कह सकती, इतनी लंबी लिस्ट आपको याद होगी, बट एटलीस्ट क्लस्टर्स यू कैन रिमेम्बर. पहला क्लस्टर है हैबिचुएशन. हैबिचुएशन में उसका बच्चे का रिस्पॉन्स देख सकते हैं. ठीक है, लाइट के लिए, बेल के लिए में कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, आवाज बेल की हो रही है तो कैसा कर रहा है, उसको प्रिक कर रहे हैं, चूटी काट रहे हैं तो वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है.
ओरिएंटेशन, तो उसका ओरिएंटेशन क्या है? अगर उसको एक रेड बॉल दिखा रहे हैं, रैटल उसका जो खिलौने होते हैं बच्चे के वो दिखा रहे हैं, ठीक है, नॉन लिविंग चीजें हम जो ऐसी दिखा रहे हैं तो वो कैसा बिहेव कर रहा है। एनिमल विजुअल, सॉरी एनिमेट विजुअल इज जब उसको मदर का फेस, फादर का फेस, लोग दिख रहे हैं, लोगों की आवाज जा रही है, वॉइस जा रही है, तो उसका कैसा ओरिएंटेशन है, नॉर्मल रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। मोटर परफॉर्मेंस, टोन, मोटर मेच्योरिटी, पुल टू सिट, डिफेंसिव मूवमेंट्स, एक्टिविटी, तो वो सब मोटर मूवमेंट्स है। इवन हमने जो स्विमिंग वाला एग्जांपल देखा था उसमें भी मोटर मूवमेंट है, ऑल्दो वो यहाँ पर स्विमिंग टेस्ट नहीं करते हैं, वो लेटर स्टेजेस में होता है, बट इन जनरल दे यूज टू सी कि बच्चे में मूवमेंट्स है कि नहीं। रेंज ऑफ स्टेट, तो बच्चा कभी चिड़चिड़ा होएगा, कभी एक्साइटेड होगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, बिना बात के ये सब चलता रहेगा। रेगुलेशन ऑफ स्टेट, तो अगर जब बच्चा रोता है और उसको प्यार करते हैं, गले से लगाते हैं, तो वो चुप होने लगता है, कंसोल होने लगता है, या फिर रोते रोते कभी कभी खुद ही चुप होने लगता है। ठीक है, तो ये रेगुलेशन स्टेट है कि ये सब हो पा रहा है कि नहीं। ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, ट्रेमर्स, स्टार्टल, जो हम रिफ्लेक्सिव पढ़े थे ना, स्टार्टल हो जाता है बच्चा अपने आप ही, या झटके से आते हैं कभी कभी सोते सोते। ओके, तो ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, रिफ्लेक्सेस, नंबर ऑफ एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस, तो ये लास्ट क्लस्टर में उसके रिफ्लेक्सेस भी चेक किए जाते हैं कि है कि नहीं। तो इट कवर्स ऑल दीज एरियाज, ठीक है, जिसमें आपकी ये बिहेवियरल इश्यूज भी आ गए, सोशल भी आ गया, मतलब सोशल रिएक्टिविटी, बिहेवियरल आउटपुट और न्यूरोलॉजिकल भी कैसे काम कर रहा है, ये सारे स्टेट्स कवर हो जाते हैं। इज इट फाइन टू एवरीवन? Yes, ma'am. बच्चों की लर्निंग कैपेसिटीज, बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है, तो ऑल्दो बच्चों में इनबिल्ट लर्निंग कैपेसिटी होती है अंदर से ही, पहले से ही, बट स्टिल हम बाहर से भी चीजें सिखाते हैं बच्चों को, जिसमें अगेन क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व है, हैबिचुएशन एंड इमिटेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग यू नो, अगेन पेयरिंग हो जाती है बच्चों की। कैसे? सपोज बच्चे को दूध पीना है, विद दिस एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, तो मदर क्या कर रही है, उसके ना फोरहेड पे प्रेस कर रही है, हाथ रख रही है, और उसके बाद उसको दूध पिला रही है ताकि वो सक करे। ठीक है, तो सकिंग यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ब्रेस्ट मिल्क उसको जो मिल रहा है वो उसके लिए अनकंडीशन स्टिमुलस है, नॉर्मल है, शुरुआत में नॉर्मल है, लेकिन मदर ने क्या किया, फोरहेड स्ट्रोकिंग ऐड कर दी एज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। अब बार बार जब जब वो दूध पिलाएगी वो फोरहेड स्ट्रोक करेगी, ठीक है, तो अब क्या होगा, उससे उसकी पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि अब वो नॉर्मली भी अगर क्या बोलते हैं सिर्फ फोरहेड स्ट्रोकिंग कर रही है तब भी बच्चा एकदम सकिंग शुरू कर देगा। जरूरी नहीं है सिर्फ मिल्क मिलने के बाद सकिंग करेगा, सिर्फ स्ट्रोक करने से ही बच्चा सकिंग शुरू कर देगा। तो क्या हो गया, बच्चे की क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई। क्लियर है ये? Yes, ma'am. वही है, मदर के साथ बच्चे की पेयरिंग हो जाती है, उसको पता है मदर है तो मिल्क मिलने वाला है, ठीक है, तो मदर के साथ पेयरिंग हो जाती है। पहले तो पता है कि ठीक है दूध है, ठीक है, जो कि उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस है, दूध उसको अच्छा लगता है, जो कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, लेकिन दूध तभी मिलता है जब मम्मी आती है। अब जब मम्मी आएगी तो उसको वैसे ही अच्छा लगने लगेगा, इसलिए तो मम्मी को देख के बच्चे खुश होते हैं, है ना, तो वहां पर Yes, कंडीशनिंग का ma'am. रोल आ जाता है। ओपरेंट कंडीशनिंग में रीएनफोर्सिंग एंड पनिशमेंट, हम बच्चे को जब स्माइल करते हैं ना तो दे स्माइल बैक ग्रेजुअली, उनको अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर अगर बच्चे को हम कुछ वो होता है ना मुंह में मीठा चटा देते हैं, दे लाइक इट, उनके लिए वो भी रीइंफोर्सर का काम करता है। ठीक है, तो एट टाइम्स हम बच्चे के बिहेवियर को रीइंफोर्स भी करते हैं और पनिश भी करते हैं। पनिश करने के लिए हम उनको कुछ ऐसा टेस्ट कराएंगे जो उनको शायद इतना अच्छा ना लगे,
ओके, ताकि वो बच्चा वो उस बिहेवियर को ना करे। किसी बिहेवियर को रोकने के लिए एट टाइम्स वी पनिश एंड ऑल्सो वी रीएनफोर्स देम। वाइटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप, तो ग्रेजुअली बच्चे के जो सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं वहां पे ये जरूरी होता है। वही वाली बात है, बच्चा आपको देखता है, आप स्माइल करते हो, बच्चा ठीक है, बच्चा विल स्माइल बैक, या फिर बच्चा आपको देखे जा रहा है, स्माइल कर रहा है, अगर आप स्माइल बैक करोगे तो वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। हम छेड़ते नहीं है बच्चों को, जाके अजीब अजीब सी शक्लें बनाते हैं और वो खुश होने लगता है, राइट? और वो Yes, ग्रेजुअली ma'am. लर्निंग होने लगती है बच्चे की। हम जब भी बार बार जाएंगे सेम बिहेवियर करेंगे, बच्चा रिएक्ट करता है, तो उसके सोशल रिलेशनशिप डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्पेशली इन्फेंट और केयर गिवर के बीच का अटैचमेंट बढ़ता है। ओके, हैबिचुएशन इज, जब बच्चे को आदत पड़ जाती है किसी चीज की, तो वो रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं करता है उस चीज को, उसका रिस्पॉन्स सेम चीज को देख देख के कम हो जाता है। ठीक है, कुछ नया बच्चों को दिखाओगे तो वो बहुत तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन एक ही चीज बार बार बच्चे को दिखाओगे तो वो उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है, कम होने लगता है, क्योंकि उसको हैबिचुएशन, आदत पड़ गई है। ओके, सपोज ऐसा भी होता है, कुछ नए लोग देखते हैं बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन घर के जो अपने लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको देख के वो नहीं रोते। ठीक है, रिकवरी, जब कोई नया स्टिमुलस बच्चों को मिलता है और एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आता है, उनका रिस्पॉन्सिवनेस रिटर्न टू हाई लेवल। अगेन, अगर उनको हैबिचुएशन हो गई है, किसी चीज की आदत पड़ चुकी है, लेकिन बीच में अब वो गायब कर दो, है ना, तो यहाँ पर भी एक वही होता है कि अगर कोई चीज है और गायब कर दिया और थोड़े टाइम के बाद फिर आ रही है, तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। मम्मी चली गई बच्चे को छोड़ के, फिर वापस आई शाम को, तो बच्चा रिएक्ट करेगा, राइट? पूरे दिन आसपास है तो शायद इतना रिएक्ट ना करे, या फिर एनवायरनमेंट में कोई भी नया इंसान आएगा तो बच्चा रिएक्ट करेगा, या कुछ भी एनवायरनमेंट में नया चेंज होगा तो बच्चा एकदम रिएक्ट करता है। ठीक है, तो रिकवरी फेज में द चाइल्ड विल अगेन रिएक्ट टू द सिमिलर स्टिमुलस। ये एक्सपेरिमेंट था, आप देखोगे ये एक फेस है, सपोज ये मदर फेस लेके चलते हैं। ठीक है, बच्चे ने इस फेस को देखा, उसको हैबिचुएट हो गया क्योंकि रोज दिखा रहे हैं हम ये फेस। ठीक है, इमीडिएट टेस्ट फेज में क्या हुआ, उसको एक नया फेस दिखाया साथ में, तो उसने क्या किया, नोवेल्टी प्रेफरेंस, उसने अपना सारा ध्यान इस नए बंदे पे दे दिया, क्योंकि इसको तो वो पहले ही हैबिचुएट हो चुका था, आदत पड़ गई थी देखने की, तो उसका सारा ध्यान कहाँ चला गया, नए नए फेस पे। थोड़े टाइम के बाद उसको फिर से यही दोनों चेहरे दिखाए गए, लेकिन इसके बाद डिलेड फेस में उसने वापस से अपने मदर के फेस को ही जाके नोटिस किया। तो हम यही बात कर रहे थे, इसको बोलते हैं फेमिलियरिटी प्रेफरेंस। आफ्टर सम टाइम ये वापस रिकवरी हो गई। ठीक है, डिलेड मेमोरी से, तो जो डिलेड मेमोरी में वो जो पुरानी मेमोरी थी वो वहीं पे रिस्पॉन्स करेगा, नॉवेल्टी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन इमीडिएट मेमोरी की बात करें, इमीडिएट फेस की बात करें, तो हम बच्चे नॉवेल्टी प्रेफरेंस करते हैं, नई चीजों पे ध्यान देते हैं। क्लियर है ये? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, इमिटेशन में बच्चे नकल उतारते हैं, अगेन हम बच्चे को जीभ दिखाते हैं, वो हमें कॉपी करते हैं। ये एनिमल्स में भी होता है, वहीं से आ रही है ये इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, बच्चे भी हमारे मूवमेंट्स को मैच करते हैं। कहते हैं कि देयर आर मिरर न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन में कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो इन चीजों को गवर्न करते हैं। ओके, दीज आर स्पेशल सेल्स इन मोटर एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स, fire identically when primate hears or sees an action and when it does the action itself. ठीक है, तो जब वो उस एक्शन को देख रहे हैं तो भी वो न्यूरल कनेक्शन है, और जब वो एक्शन खुद करते हैं तो भी वही सेम न्यूरल कनेक्शन काम करता है, इसलिए हम उनको मिरर न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये हमें अलाउ करते हैं कि हम दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व भी करें और इमिटेट भी करें।
ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल बायोलॉजिकली बच्चे की बॉडी काम करती है, जो उसको एम्पैथेटिक क्वालिटीज भी देती है, दूसरे के इंटेंशन समझने के लिए भी चांस देगी ग्रेजुअली. ओके. एंड रिसर्च बताती है मिरर न्यूरॉन फंक्शन एज अर्ली एज 6 months ऑफ एज. 6 months से हमारे मिरर न्यूरॉन काम करना शुरू कर देते हैं. ओके. These are mirror neurons. We have to turn next. ठीक है. We have to get this time. I can complete this अभी 5 to 10 minutes में. मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बच्चे की, सो न्यू मोटर स्किल्स अलाउ बेबी टू एक्सप्लोर द बॉडीज. अगेन बेसिक, बहुत बेसिक बात है. बच्चे में मोटर स्किल्स जो बनेंगे वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. चल, सामान उनके हाथ में देते हैं, खिलौने देते हैं. ये सब खिलौने क्यों दे रहे हैं हम? बिकॉज इसी से वो सीखते हैं अपनी बॉडी मूवमेंट्स करना, कैसे क्या उठाना है, क्या करना है. सिटिंग अपराइट गिव्स अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड. जब वो बैठना सीखते हैं तो भी उनको नया विजन मिलता है. रीचिंग परमिट एबिलिटी टू एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स. सामान जो भी दो उस पे काम करते हैं वो. इन्फेंट कैन मूव ऑन देयर ओन, देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन मल्टीप्लाई. जैसे जैसे मोटर डेवलपमेंट होता है वो और ज्यादा अपनी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे. कैसे कैसे मोटर डेवलपमेंट होता है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है. पहले मोटे मोटे काम, क्रॉल करना, खड़े होना, चलना, ऐसे सीखते हैं बच्चे. फाइन होता है जिसमें वो छोटी छोटी चीजें, फिंगर्स मूव करना, फिंगर से कुछ करना, इस तरीके की चीजें, ग्रैस्प करना, ये सीखते हैं. पहले ग्रॉस फिर फाइन. सीक्वेंस कौन सी फॉलो होगी? सेफलोकॉर्डल ट्रेंड एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा. प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब पहले ट्रंक फिर एक्सट्रीमिटीज, है ना. पहले बॉडी कंट्रोल, फिर ये हाथ और पैर, इस पे कंट्रोल. सेफलोकॉर्डल ऊपर से नीचे, पहले हेड, बॉडी, आर्म्स एंड देन लेग्स, ऐसे काम करेगा. ठीक है. पहले हेड, फिर आर्म्स एंड टंग एंड देन फिर लेग्स. सेफलोकॉर्डल, टिप टू टो. मोटर स्किल्स एक डायनामिक सिस्टम है. यानी डायनामिक का मतलब होता है जो चीजें चेंज होती रहती है क्विकली. ठीक है. तो ये मोटर स्किल्स बच्चे में चेंज होते रहते हैं ग्रेजुअली. एंड वो डिफरेंट मोटर स्किल्स को मिक्स करके सीखता है, कंबाइन करता है. तो इट इन्वॉल्व एक्वायरिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एक्शन. और जब ये डिफरेंट मोटर सिस्टम उसके कंबाइन और कंट्रोल होने लगते हैं ना, ग्रेजुअली उसका बॉडी पर कंट्रोल आने लगता है और वो अपनी बॉडी को अपनी वॉलंटरी नीड के साथ यूज करना शुरू करता है. ठीक है. ईच न्यू स्किल क्या यूज हो रहा है नई चीजों में? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी की मूवमेंट कैपेसिटी, चाइल्ड के अपने गोल्स और एनवायरमेंटल का सपोर्ट. उस स्किल लर्निंग के लिए बच्चे को कैसा एनवायरमेंट मिल रहा है. ठीक है. अगर बच्चे को अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, सामान मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं, उसके लिए वो वॉक करने के लिए वो एक होता है जिसको पकड़ पकड़ के चलना भी सीखता है. ठीक है. तो अगर उसको उस तरीके की चीजें मिल रही हैं, घर में ऐसा एनवायरमेंट मिल रहा है, तो वो बच्चा अच्छा सीखता है. ठीक है. अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है लर्निंग के लिए तो भी अच्छा होता है. उसकी बॉडी ग्रेजुअली स्ट्रांग होती जाती है तो भी उसके लिए अच्छा होता है. राइट. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बन ही रहा है उसका. Physical environment strongly influence motor skills because it provide opportunities for exploration. As I have told ना, it depends आपके घर में क्या. आपके घर में अगर सीढ़ियां हैं तो बच्चा जल्दी सीखेगा क्योंकि सीढ़ियों की वजह से वो क्रॉल अप करना सीखेगा. अगर उसको सीढ़ियां मिल ही नहीं रही है तो उसको जरूरत ही नहीं है ज्यादा चलने उतरने की. ओके. Motor development cannot be genetically determined because it is motivated by exploration and desire to master new tasks. तो मोटर डेवलपमेंट जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं हो सकते क्योंकि एनवायरमेंट डिपेंडेंट, हम कितना एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, प्रैक्टिस से आता है ये.
Behaviors are softly assembled, allowing for different paths to same motor skills. तो gradually हमारे छोटे छोटे body movements, हमारे behavior, they will combine together ताकि हमारा एक particular body movement अच्छे से practice हो पाए. Like अगर बच्चे को crawling भी करना है तो crawling एकदम से नहीं वो शुरू करता है. पहले वो body turn करना सीखेगा, फिर gradually घुटने उठाना सीखेगा, उसके बाद जाके वो धीरे धीरे मूव करना सीखेगा. And researchers have discovered that babies acquire motor capacity depending on anatomy of body part in use. तो body part का anatomy क्या है, उसका environment क्या है, और baby कितना effort लगा रहा है learning में, ये तीनों बातें मायने रखती हैं यहाँ पे. Okay, so it means that acquiring motor capacity is not strictly cephalocaudal. तो वो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, ऑल्दो हमने पढ़ा है सेफ्लो एंड प्रॉक्सिमो, बट स्टिल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है कि हेड टू टो ही होगा. ग्रेजुअली बच्चा सीखता रहता है पैर भी कैसे मूव करना है. ठीक है, जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है तब वो अपने आप टॉय तक पहुंचना सीख जाता है. ठीक है, विद देयर फीट बिफोर दे विल रीच विद देयर हैंड. तो वो टॉय की तरफ कैसे पहुंच रहा है, हाथ से नहीं पहुंच रहा है, वो पैरों के थ्रू, पैर खींच के पैर लेके जा रहा है. ओके, तो वो इसलिए कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली सेफ्लोकॉडल हो. ओके, कल्चर वेरिएशंस क्या देखे जाते हैं मोटर डेवलपमेंट में. अगेन एक तो एनवायरनमेंट, जैसे मैंने बताया, क्या मिल रहा है बच्चे को मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए. ठीक है, अगर बच्चे को सराउंडिंग्स ही नहीं मिल रही है प्रॉपर तो बच्चे को चलने में बहुत टाइम लग जाए. एग्जाम्पल, एक ईरानियन ऑर्फनेज था, ठीक है, जहाँ पे इन्फेंट्स थे, उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला था बच्चे को ग्रोथ के लिए, मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा चांस नहीं मिले, खिलौने नहीं मिले खेलने के लिए, तो वो हाथ पैर कैसे चलाना सीखेंगे. ठीक है, सिर्फ सारा दिन बच्चे अपने बैक पे ऐसे ही अपने क्रिब में पड़े रहते थे, अपने पालने में पड़े रहते थे. बच्चे 2 साल की उम्र तक भी चलना नहीं सीख पाए. ठीक है, जनरली बच्चा 1 साल में चलना शुरू कर देता है, ये वाले बच्चे 2 साल में भी नहीं सीख पाए. एंड जब उन्होंने मूवमेंट करने की कोशिश करी वो वापस बार बार पीछे गिरते रहे. ठीक है, और कुछ बच्चों ने वो फर्नीचर पकड़ पकड़ के कोशिश करी, वो भी फीट से, हाथ से तब भी नहीं हो पाया, हाथ में मूवमेंट नहीं थी क्योंकि उनके. ठीक है, एट द 3 to 4 years old only 15% could walk. तो 3 से 4 साल के भी जब वो बच्चे हो गए ना, तो उन बच्चों में से सिर्फ 15% बच्चे चल पाए. तो दिस वाज अ रियल एक्सपेरिमेंट बेसिकली. तो आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट का कितना बड़ा रोल है बच्चे के मूवमेंट में. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, प्रॉक्सिमोडिस्टल, पहले ट्रंक मूवमेंट होएगी, फिर फिंगर टिप्स डेवलप होएंगी, मतलब कैसे उसमें फाइन मूवमेंट्स करना है, कैसे बच्चे को सामान पकड़ना है. एंड इट एक्चुअली हेल्प्स बच्चे को ना, ग्रेजुअली वो कॉन्फिडेंस आता है while doing this, जब वो वॉलंटरी अपनी मर्जी से अपने खिलौनों को उठा के यूज करता है. इसमें स्टेजेस हैं. प्री रीचिंग स्टेज, न्यू बॉर्न, जब बच्चा 3 महीने तक होता है तो वो धीरे धीरे कोशिश करता है. ठीक है, पर पुअरली कोऑर्डिनेटेड है अभी ये. फिर रीचिंग स्टेज 3 से 4 महीने में, उसमें उल्नर ग्रैप्स, ये आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे, तो क्लोज अगेंस्ट द पाम, ऐसे करता है बच्चा, चीजें पकड़ता है जब. फर्स्ट विद बोथ हैंड्स एंड देन विद वन, पहले दोनों हाथों से करता है, फिर धीरे धीरे एक हाथ से भी सीख जाता है. ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड. ठीक है, 4 से 5 महीने, एक हाथ से दूसरे हाथ में भी देना सीख जाता है. फिर आता है पिंसर ग्रास्प, 9th मंथ में पिंसर ग्रास्प. पिंसर इज मोर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट यूजिंग थंब एंड इंडेक्स फिंगर. ऐसी मूवमेंट्स भी, छोटी छोटी चीजें मैनिपुलेट करनी है उसको, वो भी सीख जाएगा. फिर आया आपका ये पिंसर ग्रास्प. ठीक है, देखो आप, प्री रीचिंग स्टेज है ये अल्नर ग्रास्प है, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसफरेंस है, और ये पिंसर ग्रास्प है विद इन द इमेज. क्लियर है ये? 4 stages are clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll end here and we'll start this perceptual development phase from tomorrow.
मैम ये फोर्थ वाला जो है वो इधर हाँ ग्रास, जी, ये फोर्थ वाला। दिस वन। हाँ आप मैम। देखो ना, वो मूवमेंट देखना है उसका। ही इज यूजिंग हिज फिंगर अच्छा एंड थंब। फिंगर्स। ओके मैम। Thank you, ma'am. ओके थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन, शाम को मिलते हैं क्लास में। मैम कल वाला और आज का रिकॉर्डिंग अभी भेज देंगे क्या मैम? हाँ, कल का शाम का, सुबह सुबह का। कल सुबह का रिकॉर्डिंग। मैम हाँ ठीक है। एंड अभी वाला, अभी ये वाला वाला। तो टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने में, ओके कल वाला मैं भेज ठीक है मैडम, ठीक है मैम, ठीक है। दूँ। थैंक यू।